वेलकम टू पायरेट चैम्प्स। आज हम मिलाएंगे आपको राजू भवसर जी से। इन्होंने अपने करियर में कई कबड्डी के माइलस्टोन्स देखे हैं, चाहे वो 1990 में बीजिंग एशियाड में फर्स्ट टाइम हुए कबड्डी में गोल्ड मेडल हो या फिर 1994 में यूरोप में हुए फर्स्ट कबड्डी टूर्नामेंट में गोल्ड हो, जहां फर्स्ट टाइम मैच पे कबड्डी भी खेली गई थी। इनको कबड्डी की कंट्रीब्यूशन के लिए 1996 में भारत सरकार द्वारा अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है। सो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच। शुरुआत करते हैं। आप अपने कुछ परिवार के बारे में बताइए। कुछ कहाँ जन्म हुआ, पेरेंट्स क्या करते थे और आपके बचपन की कुछ बातें जो आप कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भावसार। ओरिजिनली आई बिलोंग टू, मैं सांगली करके एक महाराष्ट्र में छोटा सा गांव है, गांव नहीं अभी शहर बन गया, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां से आता हूँ। मेरी फैमिली थोड़ी सी एजुकेटेड बैकग्राउंड वाली है। मेरे पिताजी बैंक में थे, अच्छे बड़े पोस्ट पे थे। मैं एक भाई मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे है, और मेरी जो बहनें हैं वो भी अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से। मतलब इस बैकग्राउंड से होते हुए आपकी कबड्डी की तरफ कैसे झुकाव हुआ और कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई? मेरे दोनों भाई, जो बड़े दो भाई हैं मेरे, विवेक और हेमंत, तो दोनों वो कॉलेज में जब थे वो कॉलेज में कबड्डी खेला करते थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने एक ब्रीफ क्लब लेवल पे भी खेला, यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ था मेरा बड़ा भाई। तो उनके बीच में वो घर आने के बाद कुछ बातें होती थी कबड्डी के बारे में, मैच के बारे में, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं तभी कुछ 14-15 साल का शायद रहूंगा, लेकिन वो आके जो घर में बात करते थे, जो मराठी में जिस तरह से उनकी कॉन्वर्सेशन होती थी कि इसको हमने ऐसा पकड़ा, इसको ऐसा किया, या फिर कल की मैच है तो मैं कल उसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, तो समवेयर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगने लगा और फिर मैं उनके पीछे पीछे ग्राउंड पे जाने लगा जी। वहीं से फिर मैंने खेलना शुरू किया। स्कूल में खेलता रहा तो स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर को कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने भी स्कूल के टीम में लिया। उसके बाद मैं स्कूल नेशनल खेला, तो कई सालों के बाद मैं कैप्टन था महाराष्ट्र टीम का और हमने गोल्ड मेडल जीता था। तो शुरू से ही मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली और सक्सेस भी मिला, उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट उसमें बरकरार रहा। सर, आपका पहले प्रोफेशनल मैच के बारे में कुछ बताइए, जो आपने सबसे पहले प्रोफेशनली खेला और उसके बाद उससे पहली बार देश के लिए खेलना, वो सफर कैसे आप ग्रेजुएट हुए क्लब लेवल से, फिर नेशनल से, फिर देश के लिए? हमारे टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s की बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली 80s की, तो उस वक्त तो जो इंडियन टीम में सिलेक्शन होता था वो सिर्फ आप अपने स्टेट के लिए जब नेशनल खेलोगे उसके परफॉर्मेंस पे सिर्फ इंडियन टीम में सिलेक्शन होता था। तो मैं 1981 से लेके नेक्स्ट अबाउट 12-13 साल में कंटिन्यूस महाराष्ट्र के लिए खेलता रहा नेशनल्स, और नेशनल में परफॉर्मेंस ठीक रहता था तो इसलिए इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। मेरा पहला इंडियन टीम सिलेक्शन 1985 में था, जब पहली बार कबड्डी ऑफिशियली इंटरनेशनल हो गई। इट वाज सेकेंड साउथ एशियन गेम्स जो ढाका में हुए थे 1985 में। पहली बार कबड्डी एज अ मेडल स्पोर्ट इंक्लूड किया गया था साउथ एशियन गेम्स में, तो वो मेरा पहला इंडियन टीम में सिलेक्शन था। उसकी भी काफी कहानियां हैं, बट दैट वाज माय फर्स्ट इंडियन टीम सिलेक्शन। सर, वहां से आई थिंक आपने उसके बाद 1990 में बीजिंग ओलंपिक्स टीम में भी थे आप। तो आपने पहली बार जब सैफ गेम्स में इंडिया फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली कबड्डी खेली गई उस टीम में रहे। पहली बार एशियाड में जो टीम में एशियाड में कबड्डी आई आप उसमें रहे। फिर आपके जीवन में एक और फर्स्ट है, जब फर्स्ट टाइम यूरोप में कबड्डी हुई और पहली बार मैट पे कबड्डी खेली गई, आप उसमें भी आप थे। तो काफी फर्स्ट आपने कबड्डी के माइलस्टोन्स में साथ साथ रहे हैं। सो एक वो मिट्टी से मैट का सफर वो कैसे रहा? वो ट्रांजिशन, एक जो आप इतने सालों से मिट्टी में खेलते आए और अचानक एक मैट पे आना, सो वो एक ट्रांजिशन वो कैसा रहा? एक्चुअली वो 1993 का जो
बर्मिंघम में टूर्नामेंट हुआ, उसमें मैं तो खेलता ही था, मैं कैप्टन था एयर इंडिया टीम का। इंडिया की 4 प्रोफेशनल टीम्स और पाकिस्तान की 2 प्रोफेशनल टीम्स, ऐसे 6 टीमों का वो टूर्नामेंट था। और वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में भी मेरा काफी ज्यादा रोल था। तो शुरू में तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये ओपन में करेंगे और ग्रास पे करेंगे। अच्छा। तो हमने बहुत सारा उनको मतलब सुझाव दिया और उनको मतलब अपोज किया कि आप ग्रास पे मत करिए, क्योंकि ग्रास पे हम कबड्डी कभी खेलते नहीं है, स्लिप होने का चांस है, इंजुरीज के चांसेस है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे भी करके आप मड का जो कोर्ट तैयार करवा लीजिए, या कोई टेनिस कोर्ट होगा, क्ले कोर्ट होगा, तो उसके ऊपर आप कर लीजिए। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ अवेलेबल होने के चांसेस नहीं है, तो शायद हमको ये टूर्नामेंट कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर हमने बोला कि नहीं सर, कैंसिल तो नहीं करेंगे, आप और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा हम लोग ट्राई करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ एक इंडोर स्टेडियम है बर्मिंघम में, और उसमें हम मैट्स डाल के कुछ अलग अलग गेम होते हैं, रेसलिंग होता है, जूडो होता है, तो उस मैट पे आप खेल सकते हैं। तो लकीली मैं बीइंग विद एयर इंडिया, मेरा जॉब यही है कि आई गो ऑन फ्लाइट्स, तो उसकी वजह से मुझे लंदन भी जाने को मिलता था। तो मैं जाके देख के आया, तो मुझे लगा कि कोई परवाह नहीं, इस पे हम खेल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मौका वापस अपने को मिलेगा नहीं। यूरोप में पहली बार कबड्डी हो रही है, इंग्लैंड जैसे देश में कोई कबड्डी की टूर्नामेंट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हमने वो एग्री कर लिया कि हम मैट पे खेलेंगे। लेकिन अब बात आ गई कि मैट पे खेलेंगे, लेकिन हमारे पास जूते नहीं है। तो वो पूरा टूर्नामेंट सारी की सारी टीमें मैट पे खेली, बट विदाउट शूज। सो आपने 3 ऐसे टूर्नामेंट्स बताए जो फर्स्ट है। सो ऐसी कोई स्पेशल याद जिसे आप अपने करियर की हाईलाइट मानते हो? 90 एशियन गेम्स में जी, पहली बार, और भी बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन और दुख की बात थी या थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट थी उस वक्त। इंडिया के मैचेस होते रहे, सभी गेम्स चलते थे, लेकिन कहीं से भी गोल्ड मेडल जीता है ये न्यूज नहीं आ रही जी। मतलब पीटी उषा थी, तभी वो फेमस क्वाड्रेट था जो 4x100, 4x400 रिले का। बॉक्सर्स अच्छे थे, रेसलर्स अच्छे थे, खजान सिंह टोकर जैसा स्विमर था जो बहुत ही अच्छे लेवल पे स्विमिंग कर रहा था, लेकिन कहीं से भी न्यूज नहीं आ रही थी कि हमको गोल्ड मेडल मिल रहा है। इनफैक्ट हॉकी था, हॉकी लेजेंड्स धनराज पिल्ले, जगवीर सिंह, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप प्लेयर्स थे, वो भी हार गए। तो सिर्फ एक कबड्डी बचा था कि जिससे इंडिया को गोल्ड मेडल मिल सकता था, इसलिए सभी लोगों की नजर थी कि इंडिया कबड्डी में गोल्ड मेडल लाता है कि। अनफॉर्चुनेटली, आई विल से स्टिल मुझे अनफॉर्चुनेट लगता है कि 1990 एशियन गेम्स में इंडिया को सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल मिला, और वो गोल्ड मेडल कबड्डी का। सो आपका काफी लंबा करियर रहा है, ऑलमोस्ट 30 इयर्स का स्पैन। तो उसमें कोई फैन, आपके फैंस भी काफी होंगे, कोई ऐसी स्पेशल स्टोरी है जो ऐसा कोई स्पेशल फैन जो आज भी याद है, या कुछ किसी फैन ने कुछ स्पेशल किया हो आपके लिए? यवतमाल की मैं स्टोरी बताऊं, अगर आज भी मैं यवतमाल चला जाऊं, तो अगर मैं ट्रेन में जाता हूं तो मुझे रेलवे स्टेशन पे लोग रिसीव करने आएंगे। वो उस जमाने में जो खेला था उसकी याद अभी भी लोगों में है, और अभी भी रिसीव करने आते हैं, अभी भी मिलते हैं लोग, याद करते हैं। कोई आजकल के नया जनरेशन में कनेक्टेड होते हैं काफी सारे दूसरे माध्यमों से, तो एक ही नहीं, ऐसे काफी है। और काफी प्रपोजल्स भी आई थी मुझे उस टाइम पे जब मैं खेलता था। तो शादी से पहले, शादी के बाद भी लड़कियों ने काफी बार मतलब प्रॉपर घर पे बुला के उनके पेरेंट्स ने पूछा था, कई बार लड़कियों ने पूछा था कि मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे। कैसे डील करते थे उनसे? अब अच्छा फील होता था, तो मैं उनको यही बोलता था उस टाइम पे भी
कि आपने मुझे मेरा खेल देख के मुझे पसंद किया है, तो अगर मैं बाकी मेरी दूसरी साइड क्या है वो भी आपने देखना जरूरी है। आप ऐसे मतलब खेल के फैन होके अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मत लीजिए, जी। क्योंकि मैं खेलूंगा और थोड़े साल के लिए, और 8-10 साल में खेलूंगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की आपकी लाइफ। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होना सीखिए, ऐसे काफी सारी लड़कियों को समझा के भेजा था। पीकेएल में आपको आई एम श्योर कोचिंग के ऑफर्स आए होंगे, बट आपने अभी तक कोई भी कोचिंग का ऑफर नहीं लिया। इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन, ऐसा कैसे, मतलब आप कबड्डी से जुड़े रहे हैं और पीकेएल से दूर कैसे? नहीं, मैं कोचिंग मैंने की, मैं एयर इंडिया टीम का कोच था, मैंने महाराष्ट्र मेन टीम का भी कोच था, विमेन टीम का कोच था, मेरे डिस्ट्रिक्ट की टीम का कोच था, और परफॉर्मेंस अच्छा है। लोग या प्लेयर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि प्लेयर्स की डिमांड होती है कि सर आप कोच बन के आइए, तो हमें थोड़ा, मैं फ्रेंडली रहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, खुद खेला हूँ तो समझ सकता हूँ कि किस तरह से प्लेयर को खुशी मिलती है और कैसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के लेना है। ऑफ कोर्स प्रो कबड्डी में भी मुझे 4-5 ऑफर आए थे कोचिंग के लिए, लेकिन प्रो कबड्डी एक्चुअली टूर्नामेंट शुरू होने के काफी पहले से मैं इस प्रोसेस में जुड़ गया था। स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर है प्रो कबड्डी के, तो उनको कबड्डी समझ नहीं थी। कबड्डी जानते तो थे, लेकिन उनको ब्रॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कबड्डी समझ नहीं थी। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना था कि कबड्डी में क्या हम कितनी अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। तो उन्होंने फेडरेशन को रिक्वेस्ट की कि हमको कुछ एक्सपर्ट्स दीजिए जो हमको कबड्डी के बारे में सारी जानकारी दे सके। तो फेडरेशन ने मेरा नाम रेकमेंड किया। तो मुझे बाद में ये मालूम पड़ा कि ये भी जोक है कि उन्होंने बोला था कि हमको 4-5 लोग एक्सपर्ट भेज दीजिए आप, जिसके साथ हम लोग बैठ के अलग अलग पहलू पे हम लोग बात करते हैं। तो फेडरेशन ने सिर्फ मेरा अकेले का नाम दिया था। इनसे बात कर लीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा। तो उनको गाइड किया। फिर उसके बाद कमेंटेटर्स, मतलब कमेंट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेलीकास्ट। तो कमेंट्री कौन करेगा, इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, तो जिसको गेम मालूम है ऐसे लोगों को बुलाओ। हमने कम से कम ऑल ओवर इंडिया से 50-60 जो एक्स कबड्डी प्लेयर्स थे या कबड्डी से जुड़े हुए लोग थे, उनको बुलाया, ऑडिशंस लिया, लेकिन इंक्लूडिंग मी, हम लोग उनके स्टैंडर्ड से बहुत कम थे। जो स्टार स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है कि हम ऐसी कमेंट्री करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो फाइनली मेरे को लगता है 10-12 दिन बचे हुए थे सीजन 1 शुरू होने के लिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाकी खेलों के जो प्रोफेशनल कमेंटेटर्स हैं उनको बुलाएंगे और उनको कबड्डी सिखाएंगे। ओके, सो आप तो उनको कबड्डी सिखाना। फिर एंकर्स, सेलिब्रिटी एंकर्स थे, वो जानते थे कबड्डी क्या है, लेकिन उनको सवाल करने थे, उनको इंटरव्यूज लेने थे, तो उसके बारे में उनको भी प्रिपेयर करना, ये सब चीजें और इंटरेस्टिंग थी। मुझे अच्छा लग रहा था, चैलेंजिंग था, कुछ नया कर रहा हूँ, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया था। इसलिए मैंने कोचिंग से थोड़ा सा साइडलाइन हो गया, लेकिन अभी कोई मौका देता है तो मैं जरूर करना चाहूंगा। सर, आपने 4 जनरेशंस ऑफ कबड्डी को देखा है, तो तब की कबड्डी और आज की कबड्डी से कैसे डिफरेंट है? रूल्स चेंज होते गए, गेम का थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता गया। शुरू के दशक में 70s में या शुरू के 80s में भी बोनस लाइन नहीं थी, तो एक एक पॉइंट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। पूरे मैच में अगर मैंने 1 पॉइंट भी स्कोर किया है तो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि उस पॉइंट से भी मैच हम जीत सकते थे या हार सकते थे। उस टाइम पे स्कोर्स बहुत कम होते थे, 8-10, मतलब 10-15 स्कोर हो गया तो बहुत बड़ा स्कोर हो गया। एक ऑल आउट दिया तो काफी बड़ा अचीवमेंट होता था, क्योंकि बोनस लाइन नहीं थी और डू और डाई रेड का रूल नहीं था। तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लान करके 10 रेड डालने के बाद 11वीं रेड में हम ट्राई करते थे। 10 रेड पूरा स्टडी करके कि मेरा पैर अगर मैं टो टच करने जा रहा हूँ तो वो टो टच परफेक्ट होगा कि नहीं, ये मैं पहले 10 रेड में अंदाजा लेता था और फिर 11वीं रेड में मैं वो अटेम्प्ट करता था और सक्सेस हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपके
मतलब उतना टाइम आपको नहीं है कि आप इतना टाइम ले जज करे, क्योंकि सामने से अटैक हो रहा है, हर एक थर्ड रेड में आपको डिसाइड करना है या पॉइंट लाना है, व्हाटएवर। तो वो एक जमाना था, उस वक्त स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, क्योंकि गेम मतलब जो डिफेंस है वो पूरा एंड लाइन तक खड़ा होता था। मैंने देखे है कि पूरी मैच 0-1 या 1-2 या 0-2, 2-3 ऐसे स्कोर पे खत्म हो गई है मैच, क्योंकि डिफेंस इतना पीछे हटके खड़ा होता था कि जब तक कि रेडर आके पूरा सुसाइड नहीं करे तब तक वो टैकल नहीं करते थे। और उस इतने डीप जाके अगर कोई ट्राई करता है तो चांसेस ज्यादा है टैकल होने के। सर, आपने कबड्डी के मैदान पे तो देश का नाम रोशन किया ही है, तो हमने सुना है आजकल लाइक कोविड के टाइम पे आप एक गवर्नमेंट के एक मिशन, वंदे भारत मिशन से जुड़े हैं, जिसमें आप लाखों यात्रियों, लाखों हमारे देश के देशवासी जो कि बाहर फंस गए थे कोविड के लॉकडाउन की वजह से, आप उनको एयर इंडिया के साथ जुड़ के उनको वापस इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो इस एक्सपीरियंस, इस जर्नी के बारे में बताइए। मतलब अपनी जान पे, मतलब एक इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है, तब भी आप ये एफर्ट्स कर रहे हैं देश के लिए। जब भी ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब पूछा गया था कि कौन इसमें शामिल होना चाहता है, तो शुरू में ही हमने बोला था कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम फिट है, तो हम करना चाहते हैं इसको। और देख रहे हैं, अभी मैंने काफी सारी फ्लाइट की है, 4-5 फ्लाइट की, अभी भी न्यूयॉर्क से आपके साथ बात हो रही है, इसी फ्लाइट पे मैं आया हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग, इंडियंस जो है वो अपने देश में आने के लिए कितने मतलब व्याकुल है, वो आना चाहते हैं इंडिया वापस, क्योंकि वो उस तरह का लगाव जो अपने पास मिलता है, एक दूसरे के साथ जो हमारे रिलेशन है, हमारे देश के लिए जो भावना है, वो मुझे बाकी देशों के जो पैसेंजर्स है उनसे इतना नहीं दिखाई दिया कि जितने इंडियंस डेस्परेट है वापस जाने के लिए इंडिया। और यही देख के शायद ये मिशन शुरू किया था, और फ्लाइट्स फुल जा रही है, लोग बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी रिस्क है क्योंकि हम उतने क्लोज एनवायरनमेंट में 300-350 लोगों के साथ हम 10-10, 12-12 घंटे, अभी न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ्लाइट है वो 15-16 घंटे हम उनके साथ होते हैं। एक भी अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी होगा तो इन्फेक्शन होने का डर है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, और अगर हम नहीं ऐसे टाइम पे करेंगे तो कौन करेगा। सर, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बड़ी बात है आज की डेट में अपनी जान से ऊपर रह के लोगों की हेल्प करना। सो हमने बहुत कुछ जाना आपके बारे में, बहुत अच्छा लगा। सो अब एक छोटी सी हम गेम खेलेंगे टुवर्ड्स द एंड, जिसका नाम है क्विक रेड। सो कुछ क्वेश्चंस है जिसका जल्दी से आंसर देना है, बस सिंपल। सो सर, आपकी फेवरेट मूवी? 3 इडियट्स। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग? हम दोनों पिक्चर का देवानंद का सॉन्ग है, अभी न जाओ छोड़कर। 1-2 लाइन सुनाएंगे? नहीं, ठीक है। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस? खास कोई नहीं। अच्छा, तो कबड्डी की तरफ वापस आते हैं। सो आपकी नजर में मोस्ट डिफिकल्ट कबड्डी स्किल? रेडर के लिए मोस्ट डिफिकल्ट स्किल होगा रनिंग, अगर किक करे फॉरवर्ड में। बेस्ट रेडर ऑफ ऑल टाइम एंड करंट प्लेयर्स में से? बेस्ट रेडर बहुत डिफिकल्ट है। 40 साल के मेरे एक्सपीरियंस में एक प्लेयर को चुनना, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे जो कि बहुत अच्छी रेड होती थी, किसी की देखने के लिए अच्छी लगती थी, किसी की प्रोडक्टिव इतनी अच्छी थी, दिखने में अच्छी नहीं है लेकिन हर रेड में पॉइंट लेके आ रहा है। फिर भी ये सब देखते हुए बलविंदर सिंह नाम का एक प्लेयर था, बलविंदर सिंह फिड्डा बोलते थे उनको, सर्कल कबड्डी और नेशनल स्टाइल कबड्डी, दोनों कबड्डी का वो आई कैन से बादशाह था। करंट रेडर में से मैं पवन सहरावत को अच्छा रेडर मानता हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मेरा कौन सा स्किल कौन से टाइम पे अप्लाई करना है। बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम और बेस्ट डिफेंडर करंट जनरेशन में? करंट जनरेशन का मैं पहले बोलूंगा। करंट जनरेशन में
अगर इंटरनेशनल प्लेयर आप अलाउ करते हैं तो फजल अतराचली, Okay. वेरी गुड लेफ्ट कॉर्नर, बहुत अच्छी स्किल्स है और सबसे ज्यादा है बहुत कॉन्फिडेंस है, ही कैन कैरी द होल टीम, अकेला लेके जा सकता है। तो अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हम इंक्लूड करते हैं तो फजल अतराचली नो डाउट बहुत ही अच्छा। ऑल टाइम ग्रेट की हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत ऑलराउंडर स्किल्स थे, लेकिन एक प्लेयर था जो जिसके साथ मुझे खेलने का मौका मिला और जो इंडिया खेला है, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है, लेकिन बहुत ही मतलब कबड्डी के इतिहास में कहीं भी नाम नहीं आता। एक प्लेयर है जिसका नाम है वामन खुरपे। Okay. पुणे के मैं जिस टीम के लिए खेलता था, वनाज इंजीनियरिंग, उस टीम के लिए खेलता था। राइट कॉर्नर पोजीशन, उसका खुद का वेट शायद 50-55 किलो ही होगा, बहुत वेल बिल्ट नहीं था, लेकिन स्किल्स जो थे वो अमेजिंग थे। मतलब आज तक मैंने एक राइट कॉर्नर के स्किल्स, उसका एग्जीक्यूशन इतना परफेक्ट कभी भी नहीं देखा। ऐसा कोई प्लेयर जिसमें आपको फ्यूचर चैंपियन दिखाई देता है, ऐसे करंट लाइक यंग प्लेयर? पुनेरी पल्टन में है एक मोहिते, पंकज मोहिते नाम का प्लेयर है, और एक डिफेंडर भी है जो अभी तक मतलब उनके मेन टीम में आया नहीं है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र के है तो मुझे देखने का मौका मिला उनको क्लोज से। वो उनके पास वो क्वालिटी है जो एक बड़े प्लेयर में होनी चाहिए। सो आपकी पीकेएल की ड्रीम टीम, अगर मैं आपको बोलूं कि बेस्ट 7 आपको मैट पे उतारना है, तो वो बेस्ट 7 कौन होंगे? तो अभी के प्रो कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं उसमें, हाँ, स्टार्टिंग विद लेफ्ट कवर फजल अतराचली, लेफ्ट कॉर्नर फजल अतराचली, लेफ्ट कवर अब जो प्रेजेंटली अवेलेबल है परवेश बैसवाल और सुनील की जोड़ी राइट और लेफ्ट कवर पे, नितेश कुमार राइट कॉर्नर। रेडर्स में मेरी चॉइस है, अगर प्रो कबड्डी खेल रहे हैं हम जी तो पवन सेरावत, नवीन कुमार और प्रदीप नरवाल। थैंक यू, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे लिए टाइम निकाला। बट जाने से पहले यंग प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनको लाइक जो कबड्डी खेलना चाहते हैं या एक चैंपियन बनने की जर्नी के लिए उनको हेल्पफुल हो? हाँ, मैं हमेशा से ही जब भी बच्चों को मिलता हूँ या मैं कैंप लेता हूँ, मेरे मतलब कांटेक्ट में जो भी लड़के आते हैं कबड्डी के फील्ड पे, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि सबसे पहले तुम कबड्डी एंजॉय करना सीखो। जी। आजकल मैंने ये देखा है कि इंक्लूडिंग पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, बोलते कि सर इसको प्रो कबड्डी खिलाना है, तो मतलब पहले ही उनको एक कुछ टारगेट सेट करके देते हैं और उसके पीछे भागना है आपको। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपको अगर मजा आ रहा है तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे और मजा आएगा, और ऑटोमेटिकली इस जर्नी में आप अचीव भी करते हुए जाएंगे। थैंक यू सर, एक बार फिर से मैं आपका थैंक यू कहूंगा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे से जुड़े, काफी किस्से बताए, काफी स्टोरीज बताई, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप यूएस में हैं लेकिन तब भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे यूएस में आके भी कबड्डी के साथ जुड़ा हूँ, ये आनंद है ज्यादा। सो ये थी राजू जी की कहानी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और पायरेट चैंप के साथ, एक और चैंपियन के साथ, उनकी कहानी लेके। तब तक पायरेट के और भी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप रेडिंग।